तक भूल चुके हैं, सारा कुछ याद नहीं है। जिस समय पढ़ रहे थे तो प्रैक्टिस में था, अभी सब भूल गए। इसलिए आप लोगों को मैं टाइम दिया था कि करके दिखाइए। एक भी बच्चे से नहीं हो पाया इतनी देर में। ठीक है, तो इट मीन्स कि आप लोगों में बहुत कमी है रिवीजन की। तो रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए सब कोई। वंस मोर आई एम रिपीटिंग, चैप्टर 4 का टेस्ट संडे को है। ठीक है, उसके लिए तैयारी अब शुरू कर दीजिए, रिवीजन इसी तरह से होते रहेगा। स्टोक्स लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द बैकवर्ड विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल spherical body of radius a moving with uniform velocity v through viscous fluid of viscosity is given by, फॉर्मूला होता है इसका F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा ए वी। ठीक है, 6 पाई ईटा ए वी। ठीक है, ये फॉर्मूला एकदम रट लेना है आपको, अभी यूज होगा इसका। ठीक है मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे ये एक रेन ड्रॉप है जिसका डायमेंशन ए है, यानी रेडियस ए है। अगर ये एयर में फॉल कर रहा होगा तो इसके ऊपर में अपवर्ड डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स लगेगा। ठीक है, और जो इसको इसके मोशन को अपोज करेगा। और ये जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किया था सर जॉर्ज स्टोक्स ने, इसलिए इसने एक लॉ बनाया कि स्टोक्स लॉ। उसने कहा कि इन चीजों पर डिपेंड करता है, किन चीजों पर, इसके रेडियस पर डिपेंड करेगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा, और कितनी वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा है। अभी आपको बताया कि तीनों का मैंने वो समझाया था कि कैसे कैसे एक एक करके डिपेंड करेगा। अगर रेडियस ज्यादा होगा तो आप समझ सकते हैं फोर्स ज्यादा लगेगी, छोटा रेडियस होगा तो कम फोर्स लगेगा। वेलोसिटी, जितनी तेजी से ये गिरेगा नीचे उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी, यानी जितना ज्यादा विस्कस मीडियम होगा उतना ज्यादा ड्रैग ज्यादा लगाएगा। समझ रहे हैं ना, जैसे पानी में आसानी से गिर जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर हनी होगा तो उसमें गिरने में टाइम लगेगा और ये विस्कस फोर्स ज्यादा लगाएगा। तो यानी ये तीन बातों पर डिपेंड करता है। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटके यहाँ पर कांस्टेंट का आ जाता है, और ये वैल्यू है 6 पाई के बराबर। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा कि इट डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस। ठीक है, रेडियस यहाँ पर ए लिख देना है क्योंकि एनसीईआरटी में ए लिखा हुआ है, और वेलोसिटी वी ऑफ द बॉडी। ठीक है तो अब इसको डिराइव करने के लिए मैंने आप लोगों को इतना टाइम दिया, नहीं हो पाया। देखिए कैसे इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ये लगेगा कि ये वाला ए और ये वाला ए दोनों सेम है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है। तो इसलिए आप ऐसा कीजिएगा, इसको है ना सॉल्व करने के लिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ले लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें जैसा लिखा हुआ है मेरे को उसी से बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लगा दिया और एक कांस्टेंट, और सब पे ए बी सी लगा दिया। ठीक है, अब दोनों तरफ डायमेंशन लेंगे। फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, एम एल टी माइनस टू। क्लियर है, कोई दिक्कत? ईटा का भी हमने देखा था एम एल माइनस वन, टी माइनस वन। ठीक है, रेडियस का डायमेंशन एल, ये सब अभी आपको थोड़ी देर पहले सब बता चुका हूँ। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या, एल टी माइनस वन। ठीक है, बस पुट कर दीजिए इधर, है ना। फोर्स का डायमेंशन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर ए, रेडियस एल की पावर बी, और वेलोसिटी की पावर सी। ठीक है, समझ गए? अब हम लोग को क्या करना है, कोफिशिएंट्स को जमाना है। ठीक है, तो m की पावर यहाँ पर क्या है, a है। ठीक, और m कहीं और नहीं है। l की पावर माइनस वन इंटू ए, तो माइनस ए हो गया। फिर है l की पावर यहाँ से b, तो माइनस ए प्लस बी। फिर यहाँ भी l की पावर c है तो प्लस सी। तो l की पावर हो गया माइनस ए प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में? ओके, टी की पावर देखिए, टी की पावर यहाँ से हो गया माइनस ए, और यहाँ तो है नहीं, यहाँ पर देखिए माइनस सी, तो माइनस ए माइनस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में है तो बताइए। नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। उपासना, यस सर। उपासना यहाँ तक सही आया था कि यस इसमें सर। कुछ गलती कर दी थी? फिर कहाँ कैलकुलेशन में सर वो फंसी हुई ऊपर थी वाला इधर सही से? आया था, नीचे गलती हो गया था। अच्छा, चलिए,
तो अब देखिए हम लोग दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं। ए m की पावर a है और यहाँ m की पावर कितनी है? m 1. की पावर यहाँ कितनी है? 1। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 1। क्लियर? l की पावर यहाँ कितनी है? -a + b + c। और यहाँ l की पावर कितनी है? 1. 1। तो -a + b + c = भी 1 हो गया। और तीसरी क्वेश्चन t की पावर, एक मिनट, तो t की पावर देखिए यहाँ कितनी है? -a - c। और यहाँ t की पावर कितनी है? -2। तो -a - c = -2। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? चलिए अब इस Yes, कैलकुलेशन sir. को सॉल्व करते Yes, हैं। sir. यहाँ पर a की जगह 1 पुट कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ कितना हो जाएगा? अच्छा एक काम करें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा a + c और इधर -2, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। समझ गए? अब a की जगह 1 पुट कर दिए, तो 1 + c = 2, तो c = 2 - 1, तो c की वैल्यू भी क्या हो गई? 1 हो गई। एग्रीड? Yes, अरे sir. बोलिए। हम्म यस a सर। की जगह पे 1 रख दीजिए और c की जगह पर भी 1 रख दीजिए। तो a की जगह यहाँ पर हो गया -1 और यहाँ भी +1। तो ये -1 + 1 कट गया, b = क्या हो गया? 1। तो a, b और c तीनों की वैल्यू क्या हो गई? 1 1 1 हो गई। एग्रीड? अरे Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. ठीक है, तो आप देखिए a की पावर भी 1, a की जगह भी 1, b की जगह भी 1 और c की जगह भी 1। तो फोर्स हो गया सम कांस्टेंट ईटा a v, ठीक है? 1 1 1 है, तो सम कांस्टेंट एंड इनटू में ईटा इंटू a इंटू v, ठीक है? और ये कांस्टेंट की वैल्यू जो है ये पाया गया 6 पाई के बराबर एक्सपेरिमेंटली, ठीक है? तो इसलिए है ना, ये जो है ये जो फॉर्मूला है इट वाज गिवन बाय स्टोक्स, सो दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। ठीक है, आई बात समझ में Yes. सबको? बोलिए। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी में ये जो है ना डेरिवेशन दिया हुआ नहीं है, सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये मिस प्रिंटिंग होती है इस बुक में, पता नहीं, F = 6 पाई ईटा ए वी, ठीक है? ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए पेपर में कभी भी ये आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा इसका, इस फॉर्मूले का। समझ गए? क्योंकि एनसीईआरटी में डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक, ये डेरिवेशन मैंने आप लोगों को इसलिए कराया ताकि इस बहाने आपको ये भी पता चल जाए कि एनसीईआरटी ने ये फॉर्मूला कहाँ से लाया, और इस बहाने आपका चैप्टर 2 का जो ये डिराइविंग डायमेंशंस ऑफ फॉर्मूला वाला है पार्ट रिवाइज हो जाए। क्लियर है इस बात सबको? ये पेपर में Yes, आपको sir. नहीं आएगा, बट आपको नोट्स में ये सारा खुद से लिखना है, ठीक है? डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में जो लिखा है वही लिख देना है, आप इसी तरह से डिराइव कीजिएगा जैसे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? रिवाइज हो गया No. डिराइविंग डायमेंशंस वाला मेथड? चलिए, कंडीशंस अंडर विच स्टोक्स लॉ इज वैलिड, ये इसमें से एक दो कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है? द फ्लूइड थ्रू विच द बॉडी मूव्स हैज इनफिनाइट एक्सटेंशन, ठीक है? जिसके थ्रू मतलब कि फ्लूइड जैसे रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप जो है वो गिर रहा है, तो जिसके थ्रू गिर रहा है वो एयर के थ्रू गिर रहा है, तो एयर का जो है एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? इनफिनाइट होना चाहिए, है ना? ये नहीं कि छोटे से एयर की ये बात कर रहा है, ठीक है? एक ये बात हो गई। दूसरी, द बॉडी इज परफेक्टली रिजिड एंड स्मूथ, जो भी बॉडी फॉल कर रहा है वो परफेक्टली स्मूथ होना चाहिए, परफेक्टली रिजिड होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद देयर इज नो स्लिप बिटवीन बॉडी एंड फ्लूइड, ठीक है? ये जो बॉडी है और ये फ्लूइड है वो डायरेक्टली फॉल इसके अंदर में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लेयर बाय लेयर इसको गिरना चाहिए, नहीं कि स्लिप कर गया, ठीक है? तब ये फोर्स जो है गलत हो जाएगा, ठीक है? इतना नहीं लगेगा। द मोशन ऑफ बॉडी डज नॉट गिव राइज टू टर्बुलेंट मोशन एंड एडीज, मतलब ये जिसमें टर्बुलेंट मोशन हो रहा है, जैसे बॉडी फॉल कर रहा है लिक्विड के अंदर में, ठीक है? उस समय में इसके ऊपर में जो एडीज का जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो और या टर्बुलेंट हो रहा होगा, मीन्स इतना मतलब एकदम धमाकेदार एंट्री इसको फ्लूइड में नहीं होना चाहिए, ताकि टर्बुलेंट मोशन ना हो, टर्बुलेंट फ्लो ना हो, ठीक है? उस सिचुएशन में ये जो स्टोक्स लॉ है वो वैलिड नहीं होता है, ठीक है? मतलब ये वैलिड होगा सिर्फ किसमें? स्ट्रीमलाइन मोशन में, ये ध्यान में रखना है।
स्टोक्स लॉ इज वैलिड इन, यहाँ से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल इन लैमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो, बोथ ए एंड बी, ऐसे करके। आगे बात समझ में, क्या आंसर करना है? ठीक है। नेक्स्ट, साइज ऑफ Yes, sir. बॉडी इज स्मॉल बट इट इज लार्जर देन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, दिस मीडियम इज होमोजेनियस एंड कॉन्टिन्यूअस फॉर सच बॉडी। बस ये लास्ट पॉइंट में बस ये रखना है कि जो मीडियम है वो आपका जिसमें फॉल कर रहा है दैट शुड बी होमोजेनियस, ठीक है। बाकी वो ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से मैच करता है, इनफाइनाइट एक्सटेंशन, और इसका दोनों का मीनिंग सही है, सेम ही है जो फर्स्ट लाइन है इसकी, ठीक है। तो आई थिंक स्टोक्स लॉ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक तो पूछ लीजिए, नहीं तो No, मैं sir. आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए, सो टर्मिनल वेलोसिटी, हाँ थोड़ा बहुत आइडिया है किसी को क्या होता है? एनी वन, एनी आइडिया? नो आइडिया, ऑल आर वोडाफोन या एयरटेल, जियो, ठीक है। देखिए क्या होता है कि सपोज ये एक रेन ड्रॉप है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। और ये रेन ड्रॉप बेचारा किसी लिक्विड के थ्रू या किसी फ्लूइड के थ्रू गिर रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब जब ये नीचे की तरफ इस तरह से गिर रहा है तो शुरुआत में ये क्या होगा? इनिशियली ये एक्सिलरेटेड मोशन होगा। इनिशियली क्या होगा इसमें? एक्सिलरेटेड मोशन होगा। जब कोई भी चीज को आप फ्रीली फॉल कराते हैं तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। यस और नो? बोलिए। बढ़ती Yes, चली sir. जाती है, बढ़ती चली जाती है, लेकिन जब वो फ्लूइड के थ्रू गुजरेगा, ठीक है, तो इस फ्लूइड के अंदर में जैसे ही आएगा तो इसके ऊपर में एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स? Drag. अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है? यस, वेरी गुड, विस्कस ड्रैग। अभी हमने देखा था विस्कस फोर्स या ड्रैग, ठीक है, एक फोर्स ये लगा। और कोई फोर्स होता है जो आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं? कोई भी चीज को, कोई भी, हाँ वेरी गुड, बायंसी फोर्स भी लगेगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक, दो फोर्स जो है इसको हम लोग बायंसी फोर्स को अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ में ये दोनों फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर, ठीक। और कोई फोर्स लगेगा क्या? अरे बोलो, सोचो ना। बॉल गिर रहा है पानी के, मतलब सपोज लिक्विड है, लिक्विड के अंदर में बॉल को गिरा रहे हो, तो ऊपर की तरफ कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक तो बायंसी फोर्स लगेगा और दूसरा विस्कस फोर्स लगेगा जो स्टोक्स लॉ ने अभी बताया था। और कोई फोर्स? अरे बोलो। डाउनवर्ड में mg लगेगा। अरे मैं ऊपर पूछ रहा हूँ, तुम डाउनवर्ड की बात कर रहे हो, मैं अपवर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपवर्ड में बस यही दो फोर्स लगेंगे या और कुछ लगेंगे? यही दो फोर्स लगेंगे बस, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो इसमें क्या होगा कि ये जो फोर्सेस है अपवर्ड डायरेक्शन में जब लग रहे हैं तो इसकी जो ये एक्सेलरेटेड बॉडी थी, अब वो क्या हो जाएगा? ये जब नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा था तो ये फोर्सेस की वजह से क्या होगा? उसकी स्पीड कम होगी, है ना। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि ये दोनों फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका वेट, जिसको mg बोलते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन वाला ये दोनों फोर्स और ये वेट जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ठीक है, तो
शुरुआत में क्या होगा, अपने वेट की वजह से नीचे गिर रहा है, शुरुआत में ये अपने वेट की वजह से नीचे गिर रहा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे गिरेगा इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो ये विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, विस्कस फोर्स बढ़ेगा, एक ऐसा टाइम आएगा विस्कस फोर्स और बायोन्सी फोर्स दोनों मिलके इसके वेट को बैलेंस कर देगा। अब यानी कि इसके ऊपर में नेट फोर्स, इसके ऊपर में नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। अब कोई भी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो क्या होता है, उसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा या नहीं रहेगा। अब नहीं रहेगा। अगर नेट फोर्स जीरो है तो मोशन एक्सेलरेटेड रहेगा या नहीं रहेगा, बोलो। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो जब नहीं रहेगा तो कैसे मूव करेगा, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा, और वो जो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी दैट विल बी मैक्सिमम, एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। आई बात समझ में सबको, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो देखिए यही सब बातें यहाँ लिखे हुए हैं। व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ विस्कस लिक्विड या फ्लूइड, इट प्रोड्यूसेस रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स। As a result, body experiences a viscous force which tends to retard its motion. And as the velocity of the body increases, the viscous force also increases. अभी हमने देखा था velocity बढ़ेगा तो viscous force भी बढ़ेगा। As a stage is reached when the weight of the body becomes just equal to the sum of the upthrust and viscous force. weight जो है upthrust और viscous force के बराबर हो जाएगा। ठीक है, then no net force acts on the body and it begins to move with constant velocity, and the definition है इसकी terminal velocity की, क्या है, the maximum constant velocity acquired by a body while falling through a viscous medium is called its terminal velocity। समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में किसी को, बोलिए। No, sir. No, sir. ये देखिए ये फिगर है, ये v वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिर रहा है, इसी वेलोसिटी को हम लोग को कैलकुलेट करना है, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। ये है आपका अपथ्रस्ट और ये है आपका विस्कस फोर्स और ये है वेट। ठीक है, अब इन लोगों की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को मालूम है कोई बता सकता है जो अपवर्ड अपथ्रस्ट लगता है, अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट, वो कितने के बराबर होता है, कोई बता सकता है अपथ्रस्ट? सुयश फिर से नहीं है, वेरी गुड, इंटेलिजेंट बॉय। और किसी को मालूम है अपथ्रस्ट की वैल्यू कितनी होती है जो बायन्सी फोर्स लगता है? बता सकते हैं कोई? देखिए अपथ्रस्ट जो होता है ना वो होता है किसके बराबर, mg के बराबर होता है। ठीक है, और मास होता है, फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और मास होता है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो रो वी जी। ठीक है, जो फोर्स है वो किसके बराबर हो गया, रो इंटू वी इंटू जी के बराबर हो गया। ठीक है तो जिसमें रो जो होता है दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी जो होता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो है आपका अपथ्रस्ट है। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या हो गई, देखिए ये एक स्फेरिकल बॉल है। ठीक, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्फेरिकल बॉल का, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो इसका वॉल्यूम हो गया कितना 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत किसी को? इनटू में डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इसमें सिग्मा लिया हुआ है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ये जो लिक्विड जिसमें ये फॉल कर रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, और इनटू में जी। ठीक है कोई दिक्कत? अब No, sir. अब हम लोग को क्या निकालना है, जो अब इसका वेट निकालना है W। तो W इक्वल्स टू कितना होता है, mg होता है। m क्या होता है फिर से, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब फिर से, लेकिन डेंसिटी खुद इस बॉडी की, ठीक है, इस बॉडी की डेंसिटी कितनी है, रो, और ये बॉडी जिस लिक्विड में फॉल कर रहा है यानी जिस फ्लूइड में गिर रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है बाहर की। ये चीज समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे देखिए
ये था, ये बॉल गिर रहा है, तो ये जो है इसकी डेंसिटी रो है, और ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। तो इस बॉल का मास अगर कैलकुलेट करना होगा तो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इसी का रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो रो और सिग्मा में बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, दोनों की अलग अलग है। तो मास निकालना है तो खुद की डेंसिटी लेनी होगी और खुद का वॉल्यूम लेना होगा। ठीक है, तो ये हो गया वेट। अब थ्रस्ट में हम लोग को ये ध्यान रखना है, डेंसिटी हम लोग को किसका लेना है, जिसमें डुबा रहे हैं। ठीक है, और फिर ये U की वैल्यू हो गई, W की वैल्यू हो गई, और F निकालना है। F तो हमने देखा विस्कस फोर्स अभी 6 π r रो r भी है। ठीक है, यहाँ पर रेडियस r लिया हुआ है, तो ये हो गया। अब इन तीनों चीजों को बैलेंस कर दीजिए, ऊपर वाला दोनों फोर्स और वेट आपस में एक दूसरे के बराबर कर दीजिए, वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है। तो आप देखिए 6 π r रो भी तो इधर रह जाएगा, और ये 4/3 वाला टर्म दोनों उस साइड में चले जाएगा, तो 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा रो और यहाँ पर बचेगा सिग्मा, तो उधर जाएगा तो रो माइनस सिग्मा हो गया। और फिर यहाँ से ये जो वेलोसिटी थी, टर्मिनल वेलोसिटी v की वैल्यू निकाल लेंगे। ये सारे के सारे टर्म 6 π ईटा रो r जो है ये नीचे आ जाएगा, और कट पीट के आपको सॉल्व होके वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा। ठीक है, so this is the formula of terminal velocity. It is again important derivation. NCERT में देखिए इसको बहुत ही बिना फिगर विगर के बना के दिखा दिया है ये सारा। ठीक है, ये कैलकुलेशन बस खाली कर दिया 6 π ईटा VT है ना, 4/3 डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। तो इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करके मैंने यहाँ पर समझाया है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये सीधा टर्मिनल वेलोसिटी को यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया बहुत छोटे से टर्म में। ठीक है, लेकिन ये सब लिखा हुआ है, विस्कस फोर्स प्लस बायंट फोर्स बिकम्स इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, नेट फोर्स बिकम 0, है ना, ये सारी बातें टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन को समझाया है। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आपको मैंने इसलिए यहाँ से समझाया। अब क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? इसको खुद से लिख लेंगे सब कोई, कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। अरे बोलो। ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल वेलोसिटी। रेनॉल्ड्स नंबर याद कीजिए, वहां पर क्रिटिकल वेलोसिटी नाम की एक कोई चीज होती थी। ठीक है, तो वही क्रिटिकल वेलोसिटी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट खाली आप लोग इसकी डेफिनेशन वगैरह सब देख लीजिए और फॉर्मूला देख लीजिए। क्रिटिकल वेलोसिटी जो होता है ये लिमिटिंग वैल्यू होता है। ठीक है, जिस वैल्यू के इस वैल्यू के क्रिटिकल वैल्यू तक जो है वो स्ट्रीमलाइन होता है और उसके बाद टर्बुलेंट हो जाता है। हम लोग देखे थे रेनॉल्ड्स नंबर में, याद है ना, कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो है 1000 से कम होगी तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, तो वही यही है। तो क्रिटिकल उसके बाद फिर आता था 1000 से 2000। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस मतलब उसके नीचे जो वेलोसिटी है उसको हम उस समय में जो फ्लो होता है वो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन। ठीक है, समझ गए? ये एक लिमिटिंग वैल्यू है, और उस क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा अगर वेलोसिटी से कोई भी बॉडी मूव कर रहा होगा तो उसका जो फ्लो हो जाता है वो टर्बुलेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किन किन बातों पर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, और डायमीटर ऑफ ट्यूब पे। ठीक है, तो इसको फिर से डायमेंशनली आप लोग ये खुद से जो है घर पे बैठ के अपने से ट्राई कीजिएगा इन सब चीजों को, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी और डायमीटर, इन सब का डायमेंशन पुट कीजिएगा। ये सारा सॉल्व करके दिखा हुआ है। ठीक है, सॉल्व करके आपको आ जाएगा यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला k इंटू ईटा अपॉन रो इंटू डी। ठीक है, समझ गए सब कोई? सो दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी और ये फॉर्मूला है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर CBSE पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, वहां पर ये सब फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है।